देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किस प्रकार से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से शाख को नियंत्रित किया जाता है, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। देश का केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार से क्रेडिट का कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे पहला है क्वांटिटेटिव कंट्रोल यानी मात्रात्मक नियंत्रण, और दूसरा है क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव कंट्रोल, जिसको हम चयनात्मक नियंत्रण के नाम से जानते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा क्या था कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल यानी मात्रात्मक नियंत्रण, और मात्रात्मक नियंत्रण के संदर्भ में वो सारे नियंत्रण के उपाय देश का केंद्रीय बैंक करता है, जिसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक ही साथ क्रेडिट का कंट्रोल कर दिया। यानी देश का जो केंद्रीय बैंक है, वह केंद्रीय बैंक यदि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, या ये कहें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में यदि एक साथ क्रेडिट का कंट्रोल करना चाहता है, तो वह क्वांटिटेटिव कंट्रोल के उपाय अपनाता है, या इसको कहें कि मात्रात्मक नियंत्रण का उपाय अपनाया जाता है, जिसका विधिवत व्याख्या हमने पिछले क्लास में देखा। लेकिन हर वक्त की देश काल परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कभी कभी देश की ऐसी स्थिति होती है कि कुछ क्षेत्रों में क्रेडिट का कंट्रोल करना है, यानी कुछ क्षेत्रों में क्रेडिट को कम करना है, और कुछ क्षेत्रों में क्रेडिट को कम नहीं करना, यानी सेलेक्ट करना है। इस क्षेत्र में क्रेडिट का कंट्रोल होगा और इस क्षेत्र में क्रेडिट कंट्रोल नहीं होगा, सेलेक्ट करना। जैसे इत्तेफाक करिए कि देश में इन्फ्लेशन आया हुआ है, देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति है, और अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, या ये कहें कि इन्फ्लेशन के कालखंड में किसी दूसरे देश से युद्ध लग जाए। एक तो देश इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, अब स्थिति परिस्थिति क्या बनी कि एक ही साथ दो मोर्चों पे काम करना है, एक इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है और दूसरा युद्ध भी लड़ना है। तो क्रेडिट का कंट्रोल कैसे किया जाए, किस प्रकार से क्रेडिट का कंट्रोल हो, किस प्रकार से साख नियंत्रित किया जाए कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। क्योंकि जब देश में कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, देश में युद्ध लगेगा, देश किसी दूसरे देश से जब युद्ध लड़ेगा तो पैसे खर्च होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में युद्धकालीन परिस्थिति को झेलने के लिए जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन और विकराल रूप लेगा। तब ऐसी परिस्थिति में क्या हो, तो ऐसी परिस्थिति के लिए होता क्या है, वह सेलेक्टिव कंट्रोल, या जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल, चयनात्मक नियंत्रण का काम किया जाता है। सेक्टर सेलेक्ट कर लिया और उसी सेक्टर के लिए सेलेक्ट करके क्रेडिट कंट्रोल का काम किया। तो आज हमको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करनी है कि किस प्रकार से देश का केंद्रीय बैंक किसी विशेष क्षेत्र को सेलेक्ट कर लिया और उस विशेष क्षेत्र के लिए
क्रेडिट के लिए नियम और कानून बनाया, किस प्रकार से उस विशेष क्षेत्र के लिए क्रेडिट कंट्रोल किया जाएगा, उन्हीं बातों का चर्चा आज हमको करना है। तो जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, उस क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए देश का केंद्रीय बैंक जो उपाय बताता है, जो उपाय देश का केंद्रीय बैंक करता है, उनकी चर्चा हमको क्रमशः करनी है, जिसमें सबसे पहला है कोटा ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का कोटा निर्धारित कर दिया जाए, या ये कहें शाख मुद्रा की राशनिंग कर, शाख मुद्रा की राशनिंग, यानी देश का जो केंद्रीय बैंक है अपने व्यापारिक बैंकों को यह निर्देश दे देगा कि आपका कोटा इतना ही है, आप अपने कोटा से अधिक का क्रेडिट क्रिएशन नहीं करेंगे। एक दूसरे तरह से राशनिंग कर देगा, जैसे मान लिया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्रेडिट चाहिए और क्षेत्रों के लिए क्रेडिट नहीं चाहिए। रिजर्व देश का जो केंद्रीय बैंक है वह एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्रेडिट चाहता है और क्षेत्रों में क्रेडिट को कम करना चाहता है, तो उसके लिए कोटा निर्धारित होगा, यानी राशनिंग किया जाएगा। देश का केंद्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को कोटा निर्धारित करेगा कि आप इतना % कोटा अपने व्यापारिक बैंक के अंतर्गत, या ये कहें जैसे मान लिया कि देश के केंद्रीय बैंक को ऐसा लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्रेडिट की मात्रा अधिक चाहिए और क्षेत्रों के लिए क्रेडिट की मात्रा कम चाहिए, तो सेंट्रल बैंक करेगा क्या, अपने व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार का दिशा निर्देश दे देगा, अपने व्यापारिक बैंकों की राशनिंग कर देगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपको इतना % क्रेडिट क्रिएशन करना है और अन्य क्षेत्रों के लिए आपको क्रेडिट कंट्रोल करना, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्रेडिट को बढ़ाना है और दूसरे क्षेत्रों के लिए क्रेडिट को कम करना है, घटाना है। तो इस प्रकार के नीति को अपना करके कोटा ऑफ क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी के कोटा को निर्धारित करके केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंकों को ये निर्देश देगा और उसी निर्देश के अनुसार व्यापारिक बैंक देश में क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करेंगे। यानी देश के केंद्रीय बैंक के आदेश के अनुसार क्रेडिट निर्धारित है, कोटा निर्धारित है, उसी कोटा के हिसाब से अर्थव्यवस्था में क्रेडिट का क्रिएशन चले। मैंने बताया कि देश में युद्धकालीन परिस्थितियां हैं और इन्फ्लेशन भी है। मान लिया अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन भी है और युद्धकालीन परिस्थिति, युद्ध काल को झेलने के लिए एक्सपेंडिचर को झोंकना पड़ेगा, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना पड़ेगा और जब सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस गाढ़े वक्त में किस प्रकार का नियम लगाया जाएगा, कोटा निर्धारित होगा कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा वो रक्षा उत्पाद के लिए होगा और अन्य क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर कम होगा। तो इस प्रकार से कोटा को निर्धारित करके और कोटा को निर्धारित कर दिया गया और कोटा को निर्धारित करने के बाद यानी सेलेक्टिव कंट्रोल के द्वारा क्षेत्र को सेलेक्ट कर लिया और उसके द्वारा देश का सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट कंट्रोल करने का काम। इसके बाद दूसरा
दूसरा तरीका वो अपनाता है डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष क्रिया। तमाम प्रकार के व्यापारिक बैंक हैं एक अर्थव्यवस्था में। मान लिया भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक व्यापारिक बैंक काम कर रहे हैं। सभी व्यापारिक बैंकों को एक तरह का निर्देश दिया गया, सभी व्यापारिक बैंकों को कोटा निर्धारित कर दिया गया। मान लिया इसके पहले कोटा निर्धारित किया गया था, कोटा निर्धारित था और सारे बैंक उसको मान रहे थे। कोई ऐसा एक ही बैंक था जो उसके द्वारा कही गई बात को, उसके द्वारा निर्धारित किए गए नियम को वो नहीं मानता। तब वो क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा कि कौन सा व्यक्ति हमारे आदेश की अवहेलना कर रहा है और उस व्यक्ति को या उस संस्था के ऊपर वो क्या करेगा? डायरेक्ट एक्शन। उनके विनिमय बिलों को भुगताना बंद कर देगा, रोक देगा। उनका जो CRR है उसकी मात्रा को बढ़ा देगा। बहुत कर सकता है तो उनकी बैंकिंग लाइसेंस को रोक सकता है, जब्त कर सकता है। उस अमुक क्षेत्र जिसने उसके आदेश को नहीं माना, उस व्यापारिक बैंक के ऊपर तमाम प्रकार के एक्शन लिए जा सकते हैं। यानी तमाम प्रकार के डायरेक्ट एक्शन के द्वारा देश में जो केंद्रीय बैंक है वह केंद्रीय बैंक क्रेडिट कंट्रोल करने का काम। तो प्रत्यक्ष क्रिया हमने देखा कि किसी बैंक पर वो डायरेक्ट एक्शन लेने का भी हक रखता है या किसी बैंक के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेने का भी अधिकार उसके पास है। उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, विज्ञापन और प्रचार। वो विज्ञापन और प्रचार भी करता है। देश का केंद्रीय बैंक विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से भी सेलेक्टिव कंट्रोल, क्रेडिट का सेलेक्टिव कंट्रोल करने का काम करता है। यानी मान लिया किसी क्षेत्र में वह क्रेडिट को बढ़ाना चाहता है और उसके लिए वो क्या करेगा? वो अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन निकालेगा कि अमुक क्षेत्र में यदि कोई साहसी इन्वेस्ट करना चाहता है, अमुक क्षेत्र में यदि कोई साहसी किसी भी प्रकार का उत्पादन का कार्य करना चाहता है तो देश की बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। विज्ञापन प्रचार किया और इस प्रकार का विज्ञापन और प्रचार जब अर्थव्यवस्था में होगा, हम और आप उस विज्ञापन और प्रचार को देखेंगे और उस विज्ञापन और प्रचार को देखने के बाद हमको अच्छा लगेगा तो हम उसके अंतर्गत अपना इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करेंगे। हमारे पास जो धन होगा उसको लगाएंगे और अगर जरूरत पड़ा तो बैंक से लोन लेंगे और लोन लेकर के उस क्षेत्र में हम इन्वेस्ट करने का काम करेंगे। और इस प्रकार करेंगे तो देश में जिस क्षेत्र में देश का केंद्रीय बैंक चाह रहा है कि क्रेडिट की मात्रा बढ़े, उस क्षेत्र में क्रेडिट की मात्रा बढ़ जाएगी। किसी क्षेत्र में वो क्रेडिट को कम करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है, उसके लिए वो विज्ञापन और प्रचार करेगा कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद अमुक क्षेत्र में ये सुविधाएं अब नहीं दी जाएंगी, ये सुविधाएं अब आपकी काटी जाएंगी। उस क्षेत्र में वो क्रेडिट को कम करना चाहता है और जब उस क्षेत्र में वो क्रेडिट को कम करना चाहेगा, उसने विज्ञापन और प्रचार कर दिया, 2 महीने बाद 10 दिन बाद ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उसके हिसाब से जब वो प्रतिबंध लगने लगेंगे तो हम अपने क्रेडिट को अब उस क्षेत्र में नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी बढ़। उसके बाद नैतिक प्रोत्साहन, नैतिक प्रोत्साहन वो नैतिक रूप से हमको आपको उस चीज के लिए राजी कर लेता है जिस चीज को वो चाहता है। तो मोरल परसुएशन,
नैतिक प्रोत्साहन। जैसे मान लिया कि देश का केंद्रीय बैंक कोई ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, तो उसके लिए हमको क्या करेगा? नैतिक दबाव मिलेगा, हम काम मत करिए, जिससे ये हानि हो रही है, अर्थव्यवस्था में ये नुकसान हो रहा है, इतने लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम प्रकार की चीजें आपको बहला फुसला करके वो बात समझाए। तो नैतिक प्रोत्साहन देकर के, यानी मोरल आपको नैतिक रूप से समझा दिया जाए और आप स्वयं किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया। जैसे नैतिक रूप से आपको प्लास्टिक यूज करने से मना किया, नैतिक रूप से आपको यह समझाया जा रहा है कि प्लास्टिक हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है, प्लास्टिक हमारे और आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। नैतिक रूप से इस चीज को हमें आपको समझाया जाए। जब हम और आप नैतिक रूप से इस बात को समझ लेंगे तो स्वयं प्लास्टिक के क्षेत्र में क्रेडिट का कंट्रोल हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहे तो नैतिक नहीं, जबरदस्ती उसको बंद करा दे, कंपनियों को बंद कर दे, बंद हो जाएगा, वो जबरदस्ती हो जाएगा। इन्वेस्टर त्राहिमाम करने लगेंगे, एक अलग समस्या आ जाएगी, क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट का इन्वेस्ट हुआ है, उसमें भी बैंक से लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है? देश का केंद्रीय बैंक वहां पे क्या कर रहा है? नैतिक रूप से हमको आपको जिम्मेदार बना रहा है कि इस क्षेत्र को हमको नहीं यूज करना है, इस चीज को हमको नहीं यूज करना है, इस चीज से हमको नुकसान। तो नैतिक रूप से जब हम सफल हो जाएंगे, नैतिक रूप से जब हम अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग जब नैतिक रूप से सक्षम हो जाएंगे तो क्रेडिट का कंट्रोल हो जाएगा। नैतिक रूप से प्लास्टिक को इस्तेमाल करने से हमको रोका जाए और वही नैतिक रूप से हमको कागज से बने प्लेट, पत्तों से बने प्लेट को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप इसका यूज करिए। हमको नैतिक रूप से इस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है कि मिट्टी से बने कुल्हड़ का इस्तेमाल करें। एक जगह हमको क्या किया जा रहा है? नैतिक रूप से मना किया जा रहा है और एक जगह हमको नैतिक रूप से प्रोत्साहित। तो कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं कि उसको रोक दीजिए, जहां जरूरत पड़े वहां उसको ऊपर उठाइए, जहां कम जरूरत पड़े उसको नीचे। तो नैतिक रूप से हमको प्रोत्साहित किया जाता है, नैतिक रूप से हमको समझाया जाता है और नैतिक रूप से भी समझा करके देश का केंद्रीय बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम। और उसके बाद उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण यानी जो उपभोग वस्तुओं को उपभोग करने की हमारी सीमाएं, उस उपभोक्ता साख को नियंत्रित करने के लिए जो देश का केंद्रीय बैंक है वो भी सेलेक्ट करता है कि अमुक उपभोक्ता क्षेत्र है और इस अमुक उपभोक्ता क्षेत्र को हम कम करना चाहते हैं। और जिस क्षेत्र में केंद्रीय बैंक जो है, जिस उपभोक्ता क्षेत्र में केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करना चाहता है, उसके लिए वह उपाय करता है और उस उपभोक्ता क्षेत्र के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट को रोकता है। इसी तरह अर्थव्यवस्था में तमाम प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं हैं। उन तमाम उपभोक्ता वस्तुओं में गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की पॉलिसी बनाती है। कोई उपभोक्ता वस्तु है वो हमारे और आपके लिए आवश्यक है, हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए
गवर्नमेंट उसको बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट या देश का केंद्रीय बैंक उसको बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के प्रोत्साहन होते हैं। तमाम प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी भी हैं जिससे अर्थव्यवस्था में लोगों को नुकसान, उस क्षेत्र में यदि देश का केंद्रीय बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है तो उस अमुक क्षेत्र में भी क्रेडिट का कंट्रोल करने का काम वो उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करके उसको नियंत्रित कर। तो देश का जो केंद्रीय बैंक है वह अर्थव्यवस्था में तमाम प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के मांग और पूर्ति को ऊपर नीचे भी करना चाहता है, या ये कहें कि देश का केंद्रीय बैंक देश में तमाम उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में अलग अलग विचार रखता है। कुछ ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए देश का केंद्रीय बैंक अलग पॉलिसी बना देगा। जो वस्तुएं, जो उपभोक्ता वस्तुएं देश के उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक है, उन वस्तुओं के लिए या उन वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए, उपभोग को कम करने के लिए पॉलिसी बना देगा। तो इसके हिसाब से फिर वो सेलेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा और वो सेलेक्ट करके उस देश में उन वस्तुओं को वो नियंत्रित कर सकता। तो हमने यहां देखा कि जो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की जो दूसरी विधि है, क्वालिटेटिव कंट्रोल, या जिसको चयनात्मक नियंत्रण कहते हैं, कि चयन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद उन वस्तुओं में केवल नियंत्रण करना है। तो इस प्रकार का जो सेलेक्टिव कंट्रोल है उनका इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन किया। तो बस आज की बात बस इतनी ही।